हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे थे और कहाँ से स्टार्ट किए थे, काव्य खंड में से स्टार्ट किए थे, ठीक है। और इसका हमने ऑलरेडी 2 क्लास कर लिए हैं और दोनों क्लास में हमने वन शॉट में ही पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पहला चैप्टर क्या पढ़े थे, गुरु नानक पढ़े थे, जिसमें हम पढ़े थे राम नाम बिनु विधि जगी जन्मान। मतलब जो व्यक्ति धरती पर जन्म लिया है या तो इस जग में जन्म लिया है और राम नाम नहीं जप रहे हैं, उसका जन्म लेना व्यर्थ बताया। कौन बताया? स्वामी गुरु नानक ने बताया था। और दूसरा चैप्टर क्या पढ़े थे, रसकांड के बारे में पढ़े थे, जिसमें बताया था कि श्री यानी राधिका, मतलब प्रेम का खजाना कौन है? राधा है। और प्रेम बरन नंदनंद, यानी प्रेम का रंग कौन है? तो कृष्ण जी है। और ये दोनों को माली और मालिन कहा था, ठीक है। और आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने हैं, जो क्या है, काव्य खंड है और घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम घनानंद के बारे में बता दूं कि घनानंद प्रेम कवि थे, प्रेम के पीड़ कवि थे, ठीक है। अक्सर ये प्रेम पर ही कहानियां या कवि काव्य लिखते थे, ठीक है। इसीलिए इनको प्रेम का प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आज क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारा लिखना पड़ा, ठीक है। क्योंकि इसका परिचय बहुत लंबा है, इसलिए ज़्यादा लिखना पड़ा, ठीक है। तो मैं वो यही बोलना चाहता हूँ कि क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा लीजिए ताकि आपको अक्षर साफ साफ दिखे, ठीक है। वरना आप NCERT बुक को सामने में रखिएगा और हम इधर पढ़ते जाएंगे, आप उधर समझते जाइएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले घनानंद के बारे में जीवन परिचय जान लेते हैं कि ये इसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ इसका मृत्यु हुआ, ठीक है। और ये जीवन में अपना क्या क्या किया, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। और महत्वपूर्ण इसका कुछ काव्य है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखियो यहाँ क्या बोल रहे हैं, रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। रीति युगीन कौन सा युग का है? तो रीति युग का कवि है। कौन सा कवि है पूछेगा, घनानंद कौन से कवि है, कौन सा युग का कवि है? तो रीति युग का कवि है, रीति युग का कवि है। और क्या बोल रहा है, काव्य रीति युग इन काव्य में घनानंद रीति मुक्त है, रीति मुक्त है। दूसरा पूछेगा, रीति युगिन के कवि है लेकिन रीति मुक्त है? बिल्कुल है। अब मुक्त मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप कोई भी कास्ट का है, ठीक है, और अक्सर देखते हैं हम कवि को कि अपने ही कास्ट का बढ़ावा देता है, अपने ही कास्ट का क्या करता है, बढ़ावा देता है। लेकिन जो अपने कास्ट के छोड़ के किसी अदर कास्ट पे लिखा जाए वो क्या है, मुक्त है। यानी अपने कास्ट से क्या है, मुक्त है। कभी अपने कास्ट का बढ़ावा दे दिया, कभी दूसरे कास्ट का बढ़ावा दे दिया, तो इस तरह मुक्त होता है, ठीक है। तो पूछेगा घनानंद किस युग का कवि है? तो रीति युग का कवि है, रीति मुक्त का कवि है। मतलब रीति युग का है और मुक्त है, मतलब किसी पर भी लिख सकता है, किसी पर भी लिख सकता है। तो रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। काव्य धारा का कैसा कवि है? सिरमौर कवि है, मतलब बहुत अच्छे लिखने में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूछेगा यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि घनानंद कौन सा युग के कवि है? तो रीति युग का कवि है, रीति मुक्त कवि है, ये भी बोल देना, ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा मानना, ठीक है। और काव्य धारा के सिरमौर कवि है, कैसा कवि है? काव्य धारा के सिरमौर कवि है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं इसका। इनका जन्म कब हुआ? 1679 में हुआ था। कब हुआ था? 1689 में हुआ था, ठीक है, आसपास में हुआ था। ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसका जन्म कब हुआ, लेकिन इस किताब के थ्योरम से हमें यही पता चला कि 1689 के आसपास में हुआ था, ठीक है। और 1739 में वे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, ठीक है। ये मृत्यु नहीं हुआ था, अपने आप को स्वतः इसका मृत्यु नहीं हुआ, इनको मारा गया। और किन के द्वारा मारा गया? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि घनानंद किन के द्वारा मारा गया? तो नादिर शाह, ऑप्शन 1 रहेगा नादिर शाह, या नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। अदर 2 ऑप्शन और होगा, तो आप क्या मारिएगा? नादिर शाह मारिएगा कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया। अक्सर क्या करता है, सभी लोग नादिर शाह मार देता है और सोचता है कि मेरा तो सही हो रहा है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि गलत हो गया, क्योंकि नादिर शाह तो राजा थे, वो तो मारा नहीं, उसका सैनिक मारा। कौन मारा? उसका सैनिक मारा। तो पूछेगा घनानंद किनके द्वारा मारे गए? तो उन नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। अब काहे मारा गया? कुछ तो कारण होगा,
तो आगे इसके बारे में हम दिया है, ठीक है, तो उसको अभी विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ देखो, ये तत्कालीन मुगल बादशाह, मुगल के बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीले। पूछेगा मुगल का बादशाह कौन है, मुगल का राजा कौन है, मुगल का सम्राट कौन है, मुगल का नरेश कौन है, तो कौन है? मोहम्मद शाह रंगीले है। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीले है। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीले। देखो, ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन सा काम करते थे? घनानंद मीर मुंशी का काम करते थे। पूछेगा आपसे कि घनानंद किनके यहाँ काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे, जो कहाँ का राजा था? मुगल वंश का, ठीक है। और ये मीर मुंशी का काम क्या होता है? ये मीर मुंशी का काम जिसे कि एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ ये कौन सा काम होता है, लेकिन फिलहाल ये समझिए ये सोना चांदी के आभूषण के बारे में इसका काम था। ठीक, किसका काम था? घनानंद की, क्योंकि आगे हमें यही पता चल रहा है कि सोना चांदी के ही तत्कालीन इसको मारा गया था, ठीक है। तो हम यही बोल सकते हैं कि मीर मुंशी का जो काम करते थे घनानंद, वो एक तरह से सोना का व्यापार करती थी या तो सोना आभूषण बनाते थे, ठीक है। तो पूछेगा आपसे, यही पूछेगा कि 2 ऑप्शन से यहाँ पूछेगा कि घनानंद किनके यहाँ काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। क्या काम करते थे? तो मीर मुंशी का काम करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, ये गायक और ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी थे। घनानंद गायक भी थे और क्या थे? श्रेष्ठ कवि थे। आगे देखो, किंवदंती है कि सुजान नर्तकी को वे प्यार करते थे। क्या करते थे? प्यार करते थे, ठीक है। ये प्रेम का पीर कवि है, ठीक है। ये तो प्रेम का पीर कवि हम जानते कि अक्सर घनानंद किनके बारे में लिखते थे? जो प्रेम के बारे में लिखते थे, ठीक है। इसीलिए इसे प्रेम का पीर कवि कहा। अब इसका जो घनानंद जिससे प्रेम करते थे उसका नाम क्या था? सुजान था। सुजान नर्तकी, नर्तकी मतलब यहाँ हो गया कार्य, हो गया क्या? वो काम क्या करते थे? सुजान जो नाम का लड़की है वो नर्तकी थे, यानी नाचने वाला काम करते थे। कौन? नाचने वाले काम करते थे। अब देखो, अब पूछिएगा भैया इन दोनों का मतलब संबंध कैसे हुआ? तो संबंध यहाँ तो आपको साफ दिख गया ना कि ये गायक भी थे, यानी श्रेष्ठ गायक, ये गाना गाते थे। उसी से कभी मिलन हुआ होगा सुजान नामक लड़की से, और ये क्या करते थे? नाचने वाले काम करते थे। तो यही इन दोनों के बीच में संबंध हो चुका होगा, ठीक है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि यही इन्हीं दोनों के बीच में यही दोनों काम से इन दोनों का हो गया संबंध। तो पूछेगा सुजान किन से प्रेम करता था? तो घनानंद किससे प्रेम करता था? तो सुजान से प्रेम करता। सुजान क्या करते थे? तो नर्तकी यानी नाचने वाला काम करते थे। आगे चल के देखो, विराग होने पर ये वृंदावन चले गए थे। ओहो, विराग होने पर मतलब ये सुजान, घनानंद और ये प्रेम, ये क्या है? घनानंद और ये क्या है? सुजान। इन दोनों से प्रेम का बंधन हुआ था एक टाइम, और ये दोनों फिर क्या हुआ? विराग हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक है। डिवोर्स नहीं बोल सकते, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि शादी तो इन लोगों के बीच में हुआ नहीं। डिवोर्स बोलता है जब शादी हो जाने के बाद दोनों अलग होता है तो। लेकिन यहाँ क्या हुआ? प्रेम करने के बावजूद, प्रेम होने के बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ? विराग हो गया थे। और ये कहाँ चल गए थे? घनानंद जब इनसे विराग हुए थे होने पर ये वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले थे? वृंदावन चले गए थे। पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस प्रकार की, घनानंद सुजान से विराग होने पर कहाँ चले गए? तो वृंदावन चले गए। कहाँ चल गए? वृंदावन चल गए। आगे देखो, आगे और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। और कैसा होकर? वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। एक तरह से ये मान लो कि साधु संत बनकर ये किसका रचना करने लगा? काव्य धारा की रचना करने लगा। समझ में आया? गद्य धारा का नहीं, काव्य धारा का रचना करने लगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, सन 1939 में, सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस प्रकार कि 1739 में किसने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो किसने बोलिएगा? तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ठीक है। और आप ध्यान कीजिए कि नादिर शाह के सैनिकों के ही द्वारा मारा गया था। और कब मारा गया था? 1739 में, यानी यहीं पे इनका वध किया गया, यहीं पे इनको हत्या किया गया, यहीं पर इनको मारा गया। किनको? घनानंद को। तो यहाँ देखो, 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उनके सिपाहियों ने मथुरा एवं वृंदावन पर भी धावा बोला। मथुरा एवं वृंदावन पर भी क्या बोला? धावा बोला। और आप ध्यान दीजिए कि इसका ये कहाँ रहते थे? अक्सर वृंदावन चले गए थे विराग होने पर, यानी अपनी प्रेमिका से जब अलग हुआ तो कहाँ चल गए थे? वृंदावन चल गए थे। और 1739 में नादिर शाह ने कहाँ? दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। और कहाँ पे? मथुरा और वृंदावन। और वृंदावन में हमारा कौन रहते थे? घनानंद।
तो जरूर बात है यहीं उसको मारा गया, ठीक है। तो कौन मारा? 1739 में नादिर शाह के सैनिकों ने मारा, ठीक है। अब कारण क्या था मारने के लिए, आगे देखो। आगे बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। बादशाह का मीर मुंशी मतलब काम, जैसे कि अभी क्या हो गया, अभी कोई हो गया पढ़ाने में बहुत बादशाह है, क्या बोले? बादशाह। जैसे कि जहाँ से भी उसको पूछ दीजिए, जहाँ भी किसी क्लास का बच्चा हो उसको आराम से पढ़ा सकता है, ठीक है। तो पढ़ाने में क्या हो गया? बादशाह हो गया। उसी प्रकार घनानंद क्या हुआ? घनानंद अपने काम, जो मीर मुंशी का काम करते थे, उस काम में क्या हुआ था? बादशाह बन गए थे। बादशाह मतलब बहुत अच्छा काम करते थे उसमें। तो यहाँ क्या बोला? बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। किसने पकड़ा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने पकड़ा। और पकड़ के क्या बोला? और उनसे जर 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 मतलब क्या होता है? सोना सोना सोना, यानी 3 बार। देखो, और उनको पकड़ा और क्या बोला? और इनसे जर 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 यानी 3 बार सोना सोना मांगा। किसने मांगा? 3 बार सोना सोना। पूछेगा घनानंद से किसने 3 बार जर 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 यानी सोना सोना मांगा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मांगा। नादिर शाह के सैनिकों ने मांगा था, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला? अच्छा बताओ, सोना मांगा तो सोना तो नहीं दिया होगा, तब ये तो इसको मारा ना। दिया होता तब तो छोड़ देता इसको, लेकिन नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? जर जर मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, यानी 3 बार धूल कहके दिया। अब बताओ, मांगेगा सोना देगा धूल, तो क्या करेगा? इस पर घनानंद को क्या करेगा? अच्छी तरह से उसका खबर लिया गया, ठीक है। तो आगे क्या बोला? इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। इस पर गुस्सा होकर नादिर शाह के सिपाहियों ने इनका क्या किया? वध कर दिया, इनका वध कर दिया। बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ इससे, ठीक है। पूछेगा आपसे, घनानंद किस युग का कवि है? तो रीति युग का कवि है। कैसा कवि है? रीति युग का। तो रीति मुक्त कवि है, ठीक है। सिर काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा है? तो घनानंद का। घनानंद का जन्म कब हुआ? 1700 कब हुआ था? 1679 में। 1679 में हुआ था, ठीक है। अगला देखो, 1739 में इनका वध कर दिया। किनके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। काहे वध किया? क्योंकि ये क्या मीर मुंशी का बादशाह थे। ये मीर मुंशी का क्या थे? बादशाह थे। और घनानंद जब पकड़े गए थे किनके द्वारा? किनके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो क्या मांगा था? 3 बार जर जर। क्या मांगा था? जर जर मांगा था। तो यानी 3 बार सोना मांगा था, तो दिया क्या? 3 बार धूल दे दिया। तो इस पर क्रोधित होकर कौन मार दिया इसको? नादिर शाह के सैनिकों ने इसको मार दिया था, ठीक है। और पूछेगा, मीर मुंशी का काम घनानंद किनके यहाँ करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ये क्या थे? मोहम्मद शाह रंगीले कहाँ के राजा थे? तो मुगल वंश के राजा थे, ठीक है। मुगल का था ना। अगला देखो, अगला क्या पूछेगा? 1739 में किन्होंने दिल्ली, वृंदावन, मथुरा पर धावा बोला? तो किसने बोला? नादिर शाह के सैनिकों ने बोला था, ठीक है। अगला तो और कुछ है नहीं। हाँ, किससे प्रेम करता था घनानंद? तो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करता था। मतलब सुजान नामक लड़की से प्रेम करता था जो नाचने वाला काम करता था, ठीक है। और कौन ऐसा कवि है जो श्रेष्ठ गायक और श्रेष्ठ कवि है? कौन ऐसा कवि है जो श्रेष्ठ गायक भी और श्रेष्ठ कवि है? तो हमारा प्यारा घनानंद है, हमारा प्यारा घनानंद है। आगे पूछेगा कि विराग होकर ये कहाँ चले गए? मतलब एक दोनों से जब अलग हुआ था तो ये कहाँ चले गए? तो वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। यहाँ तक आपसे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है जो हमसे आपसे छूट जाए या तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को एक्सप्लेन पूरा कर दें। हम लाइन बाय लाइन बताते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं तो सिर्फ लिख के आते हैं, इसका जन्म कब हुआ, इसका मृत्यु कब हुआ, इसके ये हुआ, हम ऐसा लिख के, लेकिन आपका पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट करके आए इस बुक से, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्या बोला? घनानंद प्रेम की पीर के कवि है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि है। पूछेगा कौन ऐसा कवि है जो प्रेम के पीर के कवि है? यानी घनानंद। यानी जब अपने प्रेमिका से जब वियोग हुआ था, जब अलग हुआ था, तो ये क्या बोले, डिप्रेशन में चल गया था। 24 घंटा डिप्रेशन में रहा था। और उन्हीं के डिप्रेशन में रहते रहते ये इतना प्रेम पर लिख दिया, इतना प्रेम पर काव्य लिख दिया जिसका अनगिनत ना हो, ठीक है। ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसीलिए इनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि कहा। और ऐसा वैसा प्रेम पर नहीं लिखा है।
ऐसा लिखा कि सच्चा प्रेमी जब अलग होता है तो उनको कैसा महसूस होता है, तो उसके बारे में ये लिखा था, ठीक है। और इसके बारे में एक महान कवि भी चर्चा किया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो देखो, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, ठीक है। उनकी कविता में प्रेम पीड़ा, उनकी कविता में प्रेम का पीड़ा, मस्ती एवं वियोग, मतलब मस्ती भी हुआ और जब वियोग हुआ, सब कुछ है, सब कुछ है। पूछेगा किनके किनके कविता में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग मिलता है, तो किसके, हमारा प्यारा घनानंद के बारे में मिलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे एक महान महान कवि जिसका नाम क्या है, आचार्य शुक्ल के अनुसार। अब यहाँ से जितना भी बात बोलेगा, कौन बोलेगा, आचार्य शुक्ल बोलेगा, किसके बारे में, घनानंद के बारे में बोलेगा, किसके बारे में, घनानंद के बारे में। तो ये क्या कहना चाहता है, सुनो, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा धावा रखने वाला वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यहाँ हमें इसके अनुसार, मतलब आचार्य शुक्ल के अनुसार हमें पता चला कि ये कौन सा भाषा में लिखते थे काव्य, तो वज्र भाषा में लिखते थे, वज्र भाषा में। अभी तक हमने जितना भी पढ़े, गुरु नानक, रसखान और घनानंद, ये सभी किस भाषा में लिखते थे, वज्र भाषा में ही लिखते, यानी पहला, दूसरा, तीसरा हम बोल सकते हैं कि ये सभी किस भाषा में लिखते हैं, वज्र भाषा में। अगला क्या बोल रहा है, वियोग में सच्चा प्रेमी, वियोग में, अगला इन्हीं की बात है, आचार्य शुक्ल के द्वारा बोल रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जो वियोग में, मतलब जब अलग हो जाता है तो उससे जो, जब वियोग में, जब ये दोनों अलग हुआ, रसखान, आचार्य शुक्ल यही कहना चाहता है कि जब वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जब सच्चा प्रेमी जब एक दूसरे से अलग हो जाता है तो जो वेदना सहता है और उसके चित्त में, यानी चिंता में जो विभिन्न तरंगे उठता है, उसका चित्रण घनानंद ने किया। उसका चित्रण कौन किया, घनानंद ने किया। तो पूछेगा क्या वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है और उसके चित्त में जो तरंगे उठते हैं, जो विभिन्न तरंगे उठते हैं, यानी चिंता वाली बात बहुत उठते हैं, तो उसका चित्रण कौन किया है, पूरा डिटेल में, पूरा स्पष्ट रूप में, तो किसने किया, हमारे प्यारे घनानंद ने किया। हमारे प्यारे किसने किया, घनानंद ने किया। आगे फिर बोल रहा है, घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय, घनानंद जब वियोग दशा, जब प्रेमी और प्रेमिका जब अलग होते हैं तो उसके दशा को चित्रण करते समय क्या क्या बात को ध्यान रखते थे, इसके बारे में देखिए। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार, रूढ़ियां तथा सहारा लेने नहीं दौड़ते थे। वे बाहरी चेष्टा पर भी कम ध्यान देते, यानी बाहरी चेष्टा पर भी कम ध्यान देते थे, मतलब अपने अनुसार लिखते थे, ठीक। ये नहीं कि दूसरे के अनुसार लिखे, अब आए प्रेम के बारे में क्या जानते हो, ऐसा नहीं। वो अपने अनुभव से जितना भी उनको लगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, उन्हीं के अनुसार से इन्होंने लिखना शुरू किया था, मतलब अच्छे तरह से लिखा। और क्या, वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तु का नया आयाम दिया, मतलब ऐसा लिखता था प्रेम के बारे में जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। ऐसा मान लो कि ये पहली बार लिखा गया, ऐसा मान लो कि प्रेम के बारे में कोई ऐसा पहली बार ही लिख पाया और नहीं लिख पाया कोई, ठीक है। तो अर्थात क्या बोल रहे, वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात में बता दिया है कि पहले ना देखा गया उनका, पहले ना ऐसा देखा गया, जैसा लिखता था ऐसे पहले नहीं देखा गया, ठीक है। अर्थात पहले ना देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इससे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी, जो आचार्य शुक्ल जो बोल रहा था, इससे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी इन्हें क्या बोला, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वे चित्र का ऐसा कवि जैसे कभी उनके पौने 200 वर्ष के बाद बोले तो 175 वर्ष के बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। छायावाद काल में क्या हुआ, प्रकट हुआ। अब यहाँ से ये लाइन समझो, यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट बार कौन बोल रहा है, आचार्य शुक्ल क्या बोल रहे हैं, इससे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें क्या बोला, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वे चित्र का कवि। बोलेगा किसने बोला,
घनानंद के बारे में लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वे चित्र का कवि है तो आचार्य शुक्ल ने। किन के बारे में बोला तो घनानंद के बारे में बोला। और ये किस काल के कवि है, किस वाद के कवि है, तो यहाँ हमें पता चला इनके द्वारा कि प्रयोगवाद के न छायावाद के कवि है। किस बात के कवि है? छायावाद के कवि है। और कितने कितने साल के बाद छायावाद के कवि में ऐसा प्रकट हुआ प्रेम के बारे में लिखने वाला? तो 175 यानी पौने 200 वर्ष के बाद हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा अनुभव लगता है और आप भी गलत नहीं कीजिएगा, हमको लग रहा है ऐसा। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है? घनानंद की भाषा प्राकृत और शुद्ध वज्र भाषा है। पूछेगा घनानंद का कौन सा भाषा है, लिखने का तरीका कौन सा भाषा लेके चलता है? क्या भोजपुरिया लेके चलता है, या मगही लेके चलता है, या साउथ मूवी वाला हिंदी लेके चलता है? बताइए कौन सा भाषा? तो नहीं भैया, ना तो भोजपुरी, ना तो मगही, ना तो और ये कौन सा भाषा लेके चलता है? तो वज्र भाषा लेके चलता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़े, गुरु नानक, रसखान और कौन है घनानंद, सभी किस भाषा में लिखता है? तो वज्र भाषा में लिखते हैं। सभी किस भाषा में लिखते हैं? तो वज्र भाषा में ही लिखते हैं। ठीक है, अगला क्या बोले? इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। और ये छंद किसमें लिखते थे? तो सवैया में लिखते थे। किसमें? सवैया में लिखते थे। अभी तक हम जान लिए कि गुरु नानक भी किस में लिखते थे? सवैया में लिखते थे। रसखान भी किस में लिखते थे? सवैया में। और घनानंद की भी बात बोला जाए तो सवैया में ही लिखते थे। यानी हम डिट्टो बोल दें कि पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर भाषा भी सेम है, छंद लिखने का तरीका भी सेम है। ठीक है, अगला बोलेगा घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? घनानंद के प्रमुख ग्रंथ के बारे में भी जान लेते हैं भैया। सुजान सागर, हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट पढ़े थे। सुजान रसखान के बारे में क्या पढ़े थे? सुजान सागर पढ़े थे उसमें। लेकिन सुजान उसमें क्या पढ़े थे? सुजान नाम कुछ था, उसको हम देख लेते हैं। उसमें था सुजान, सॉरी देख लेते हैं थोड़ा सा। रसखान के बारे में था, रसखान भी एक बहुत अच्छा लिखा था। सुजान रसखान, जब सुजान रसखान की बात हो तो रसखान क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में देखो रसखान है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या? सुजान सागर, यानी जब अपने प्रेमिका से जो बिछड़ा तो उस पर पूरा सागर की तरह लिख दिया। पूरा सागर में जैसा बूंद होता है ना, उसी प्रकार बूंद की तरह उनके बीच में लिख दिया। कौन? हमारे प्यारे घनानंद। तो पूछेगा सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद। अगर यही बात मैं पूछ दूं सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान जी का है। ठीक है, विरहल लीला, फिर क्या है? रसकेली बिल्ली, रसकेली, मात्र 3 ही रचना है। मात्र कितना रचना है? 3 रचना है। यहाँ तक और यहाँ के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा आशा है, ऐसा अनुभव है कि आप लोग नहीं गलती कीजिएगा। तो मैं कुछ पूछ लूँ आपसे यहाँ तक, चलिए ठीक है। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, अपने क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा ताकि आपको अच्छा से दिखे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखा है छोटू, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग के पास 5G मोबाइल है, मेरे पास तो छोड़िए, मेरे पास 4G मोबाइल है। फिलहाल देखिए, अब हम आप सबको ऑब्जेक्टिव करवा लेते हैं, फिर से एक बार स्मरण करवा लेते हैं। बताइए घनानंद किस कवि का, किस युग का घनानंद किस युग का कवि है? तो ऋतु युग का। घनानंद ऋतु युग का कैसे कवि है? मुक्त कवि है। काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? घनानंद का। घनानंद का जन्म कब हुआ? घनानंद का जन्म हुआ 1689 के ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसका मृत्यु कब हुआ? 1739 में हुआ था। ठीक है, किसने मारा? नादिर शाह के सैनिकों ने मारा। काहे मारा? क्योंकि ये मीर मुंशी का काम करते थे। और जब घनानंद इनके द्वारा पकड़े गए थे, किनके? क्या नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, तो क्या मारा था? 3 बार जर्जर माना था। क्या माना था? जर्जर। और इन्होंने क्या दिया था? रज रज का के 3 बार धूल दे दिया, सोना मांगा धूल दे दिया। ठीक है, इस पर क्रोधित होकर कौन मार दिया? नादिर शाह के सैनिकों ने। और पूछेगा मीर मुंशी का काम किनके यहाँ करते थे घनानंद? तो किनके यहाँ करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले कहाँ का राजा था, कहाँ का नरेश था? तो मुगल वंश का। ठीक है, अगला 1939 में 1739 में रसखान 1739 में क्या है? नादिर शाह के सैनिकों ने कहाँ कहाँ धावा बोला? तो कोलकाता में बोला, मथुरा में बोला और वृंदावन में बोला। और वृंदावन में ही इनको मारा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ तक पूछ लिए? यहाँ तक पूछ लिए। ठीक है, नहीं और पूछा है उसमें। और ये किससे प्रेम करता था? तो सुजान नर्तकी से प्रेम करता था। ठीक है, सुजान नाम का लड़की है जो नाचने वाला काम करता था। ठीक है, आगे श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ गायक कौन है? तो घनानंद है। और यहाँ तक कोई, तो यहाँ तक हमको लगता है हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगला देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद है। प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद है। अगला बोलेगा
किन की कविता में प्रेम के मस्ती, प्रेम और वियोग का बातें लिखे गए हैं? तो घनानंद के बारे में। अगला पूछेगा आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में क्या बोला? आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में तारीफ करते हुए बोला ये वज्र भाषा के कवि है, वज्र भाषा के कवि है। और किस और क्या बोला? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वे चित्र के कवि है। ये किनके द्वारा बोला गया? तो आचार्य शुक्ल के द्वारा बोला। किन्हें बोला? तो घनानंद के बोला। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे किस बात के कवि है? तो छायावाद के कवि है, छायावाद के कवि है। वज्र भाषा कौन है? तो वज्र भाषा किस छंद में लिखते हैं? काव्य जो छंद है लिखने का क्या है? सवैया है, ठीक है। और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है इनका, ठीक है। घनाक्षरी ऑलमोस्ट ये पूछा जाता है छवैया, ठीक है, सवैया, ठीक है। अगला क्या है? इनकी रचना क्या? 3 गो रचना है। सागर, सुजान सागर, विरहल लीला, रस के लिए 3 गो रचना है। यहाँ तक आपने जितना भी हमने पढ़ा है सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए, ठीक है। आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला देखो लास्ट लाइन है जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाला महान प्रेमी कवि घनानंद, महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैयाँ यहाँ प्रस्तुत है। 2 सवैयाँ, एक नहीं 2 पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? देखो, अति सुधोषने को मार्ग है, मोम आंसू वाहिनी ले बरसो, दोनों है, दोनों को पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या बोला? ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रचनावली घनानंद से लिया गया। पूछेगा आपसे ये अति सुधोषने को मार्ग है, मोम आंसू वाहिनी ले बरसो, ये कहाँ से लिया गया है? घनानंद की ये दोनों छंद तो घनानंद रचनावली से लिया गया है, घनानंद के रचनावली से लिया गया। प्रथम छंद में कवि यहाँ प्रेम के सीधा सरल, प्रथम छंद में हमें क्या बताना चाह रहा है? प्रेम का मार्ग सीधा और कैसा है? सरल है। और क्या बोल रहा है? और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। और क्या बताता है? पहला ही छंद में क्या क्या बताता है? सुनो, पहला छंद में बताता कि प्रेम का मार्ग कैसा है? सीधा और सरल है, और इस पर कैसा व्यक्ति नहीं चल सकता है? तो निश्चल व्यक्ति, निष्कपट व्यक्ति, या कपटी लोग नहीं चल सकता है, जो चल के बाद में पलट जाता है, वैसा व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है। ये पहला छंद में बताता है। दूसरा छंद में क्या बताता है? वही द्वितीय छंद में मेघ मतलब बादल होता है। मेघ मतलब क्या होता है? बादल। हमने आपसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्तिक देता है। अन्योक्तिक मतलब उससे क्या प्रार्थना करता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि द्वितीय छंद में किससे प्रार्थना कर रहा है घनानंद? तो बादल से प्रार्थना कर रहा है। काहे बादल से प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि हम बता रहे हैं थोड़ा सा थीम के बारे में, क्योंकि जब घनानंद अपने प्रेमिका से जब वियोग हुआ था तो बहुत रो रहा था, ठीक है। तो वही घनानंद बोल रहा था, हे बादल महाराज, आप तो समान वर्षा करते हैं सभी के यहाँ, कछु मेरा भी दर्द समझिए और मेरा आंसुओं को सुजान नामक लड़की के आंगन में बरसा दीजिए। सुजान नामक के लड़की के आंगन में क्या कीजिए? बरसा दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनके वियोग से, यानी उसके अलग होने से क्या वेदना सह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। घनानंद के इन दोनों छंदों से भाषा और अभिव्यक्त कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। पता चला पहला छंद में क्या बोल रहा है? पहला छंद में यही बोल रहा है कि प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है, इस पर कपटी लोग नहीं चल सकता है। दूसरे छंद में मेघ से विनती कर रहा है। मेघ मतलब बादल से विनती कर रहा है। काहे बादल से विनती कर रहा है? क्योंकि बोल रहा है घनानंद कि हमारे आंसुओं को मेरे प्रिय सुजान नामक के आंगन में जाके बरसा दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनके प्रेम में कैसा वियोग हो, कैसा कर रहा हूँ, ठीक है, या कैसा अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है। इनको बता दीजिए, ठीक है। ये पहला और दूसरा छंद में बताया। चलो, यहाँ तक आपसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें तो ऐसा आशा है, ठीक है। तो एक बार क्या फिर से ले लिया टेस्ट, ले लें। चलो, मेरे तरह कौन बताएगा बिना देखे हुए? मेरे तरह कौन बताएगा बिना देखे हुए? क्या बता पाएंगे तो बताइए, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि घनानंद किस युग का कवि है? तो रीति युग का कवि। कैसा कवि है? रीति मुक्त कवि है। काव्य धारा की सिरमौर कवि किने कहा था? तो घनानंद का जन्म कब हुआ? 1689 के आसपास में हुआ था, ठीक है। अगला मृत्यु कब हुआ? 1739 के। किन के द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। काहे मारा गया? क्योंकि ये मुगल वंश के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीले कहाँ का राजा है? तो मुगल का, ठीक है।
किन के द्वारा मारे गए? तो मोहम्मद किन के, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा काहे मारा गया? क्योंकि ये नादिर शाह के सैनिक जान गए थे कि ये क्या है, मीर मुंशी का बादशाह है, काम करने में क्या बादशाह है। इसलिए जब इनको वृंदावन में पकड़ा तो इनसे क्या मांगा? 3 बार रज रज मांगा, नहीं 3 बार जर जर मांगा, और दिया क्या? रज रज, यानी 3 बार सोना मांगा तो 3 बार धूल उठा के दे दिया। तो गुस्सा तो होगा ही, तो इसको खल्लास कर दिया वहीं पे। ठीक है, अगला पूछेगा 1739 में नादिर शाह के सैनिकों ने कहाँ कहाँ धावा बोला? तो 3 जगह बोला, पहला दिल्ली, मथुरा, वृंदावन। और घनानंद किससे प्रेम करता था? तो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करता था। ठीक है, अगला कौन ऐसा कवि है जो श्रेष्ठ कवि भी है और श्रेष्ठ गायक भी है? तो घनानंद है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। ठीक है, इसके कविता में, इसके काव्य में कैसा रहता है? तो प्रेम पर मस्ती भी रहता है, प्रेम का पीड़ा भी रहता है, प्रेम का वियोग पर, ये सभी मिलाकर एक कविता तैयार करता था या एक काव्य तैयार करता था। ठीक है, आगे आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में बोला था। पूछेगा घनानंद के बारे में कौन ऐसा कवि बोला था? ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने बोला था। कौन बोला था? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल के ही द्वारा हमें पता चला कि ये वज्र भाषा के कवि है। कौन सा भाषा के कवि है? वज्र भाषा के कवि है। और क्या है? और तो कुछ नहीं। हाँ, और पूछेगा वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सकता है, उसका चित्त में जो तरंगे, विभिन्न तरंगे उठता है, उसका चित्रण कौन किया? तो घनानंद ने किया। अगला पूछेगा ये पूछेगा, क्या पूछेगा? न्यास पूछेगा क्या? ये लिखने का तरीका तो हो गया। पूछेगा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वे चित्र का ऐसा कवि किसने बोला? घनानंद के बारे में तो शुक्ल जी ने बोला। अगर यही पूछेगा किन के बारे में बोला शुक्ल जी, तो घनानंद के बारे में बोला। और ये किस बात के कवि है? तो छायावाद के कवि है। भाषा क्या है? वज्र भाषा है। ठीक है, भाषा क्या है? वज्र भाषा। सवैया छंद में लिखते थे। ठीक है, अगला ये इनका प्रमुख 3 गो रचना है, सुजान सागर है, विरहल लीला है, रसकेली और बिल्ली है। ठीक है, रसकेली बिल्ली। ठीक है, अगला तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला दूसरा छंद में बता ही दिए क्या बोल रहा है। तो यहाँ तक आई होप करता हूँ आपको पूरा डिटेल में समझ में आ चुका होगा। तो अगला चलते हैं, हम दोनों दोहा समझते हैं, दोनों छंद समझते हैं, जो क्या है? अति सुदो सहने को मार्ग है, मोम आंसू वाहिनी ले बरसो। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमने घनानंद के दोनों छंद को यहाँ ले लिया। ठीक है, और दोनों ही छंद बहुत छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पहला छंद क्या है? अति सुदो सहने को मार्ग है। दूसरा क्या है? मोह आंसू वाहिनी ले बरसो। ठीक है, इसका मतलब तो हम समझ जाएंगे। इनका मतलब ये मोह आंसू वाहिनी ले बरसो, यहाँ ये छंद यहाँ दिया है, और अति सुदो सहने को मारा, ये भी समझ जाएंगे। सबसे पहले हेडलाइन समझिए कि हेडलाइन में क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर हेडलाइन समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा थीम समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ क्या है? अति सुदो सहने को मार्ग है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब समझिए, अति मतलब अति हुआ, सुदो मतलब सीधा हुआ, अति मतलब अति हुआ, सुदो मतलब सीधा हुआ, सने मतलब क्या होता है? प्यार होता है। ठीक है, को मार्ग मतलब मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? अति सुदो सहने को मार्ग है, मतलब अति सीधा प्रेम का मार्ग है। ठीक है, अति सीधा प्रेम का मार्ग है। पूछेगा प्रेम का मार्ग कैसा है? तो सीधा है और क्या है? सरल है। सीधा और क्या है? सरल है। तो यहाँ तक आ गया होगा कब समझ में? ये लाइन को आपका मतलब समझ में आ गया। यहाँ क्या बोला? अति सुदो सहने को मार्ग है, मतलब प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है। ठीक है, प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है, या तो कहीं पर सरल भी रहता है, तो सरल भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या, चलो ये इसका मतलब समझ में आ चुका होगा। तो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या? अति सुदो सहने को मार्ग है, मतलब प्रेम का मार्ग कैसा है? सीधा और सरल है। जहाँ नेकू स्यानप वांक नहीं, जहाँ नेकू स्यानप वांक नहीं, मतलब इस रास्ता पर चलने के लिए स्यानापन नहीं चलेगा। इस रास्ता पे चलने के लिए स्यानापन नहीं चलेगा। नेकू मतलब तनिक भी स्यानप वांक नहीं, मतलब स्यानापन नहीं चलेगा। पूछेगा किस रास्ता पर चलने के लिए आपको स्यानापन नहीं करना पड़ेगा? तो प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए आपको स्यानापन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ही लाइन बहुत अच्छी लाजवाब लिखा था। अति सुदो सहने को मार्ग है, जहाँ नेकू स्यानप वांक नहीं, ताज सचे चले तजी अपनोप, झुझकते कपटी जे निशाक नहीं। ताज सचे चले
तजी अपनोप मतलब इस रास्ते पर चलने के लिए आपको सीना तान के चलना पड़ेगा, सीना तान के चलना पड़ेगा। ताज सचे मतलब सीधा होकर सीना तान के चलना पड़ेगा। किस रास्ते पे? प्रेम का मार्ग पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आगे पढ़ते हैं। झुझकते कपटी जे निशाक नहीं, इस रास्ता पे कपटी लोग का जगह नहीं है। इस रास्ता पे झुझकते लोगों के रास्ता नहीं है, कपटी लोगों का रास्ता नहीं है, सियानापन के लिए रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं हम। ठीक है, क्या है? अति सुदोषेनो को मार्ग है मतलब प्रेम का रास्ता सीधा और सरल है, जहाँ नेकु सियानप बांक नहीं, जहाँ नेकु मतलब तनिक भी सियानापन नहीं चलेगा। ठीक है, ताजे सचे चले तजीज अपनोप मतलब इस रास्ता पे चलने के लिए सीधा होकर एकदम सरल एकदम निश्चल होके चलना पड़ता है, यानी ऐसा बोल दे तो सीना तान के चलना पड़ता है। ठीक है, अगला क्या होता है? झुझकते कपटी जे निशाक नहीं, इस रास्ते पे कपटी लोग का जगह नहीं है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है देखिए, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। अब बोल रहा है घनानंद बोल रहा है। ठीक है, घनानंद ही बोल रहा है ये। तो घनानंद प्यारे सुजान सुनो, अब अपने प्रेमिका का नाम लेकर बोल रहा है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं मतलब इस प्रेम की रास्ता पे चलने के लिए दोनों को एक होना पड़ता है, ना कि अलग अलग। समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर क्या बोला? घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, तुम कौन धोत पाठ पढ़े हो? घनानंद बोल रहा है अपने प्रेमिका से कि तुम कौन धोत पाठ पढ़े हो, तुम कौन सी विद्या ग्रहण किया हो, तुम कहाँ पढ़े हो? ठीक है, किसको बोल रहा है? सुजान को बोल रहा है, तुम कौन धोत पाठ पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं मतलब उधर से मेरा रिस्पॉन्स पूरा है, घनानंद की तरफ से रिस्पॉन्स पूरा है और सुजान की तरफ से रिस्पॉन्स है ही नहीं। तो यही बोल रहा है, तुम कौन सा विद्या पढ़े हो, तुम कौन सा धोत पाठ पढ़े हो, पर लेते हो मन भर पर देते हो छटाक नहीं। मतलब ऑलमोस्ट ये कहना चाह रहा है घनानंद कि मेरे तरफ से तो रिस्पॉन्स फुल है, मतलब अनफाइट रिस्पॉन्स है, लेकिन सुजान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स जीरो है, रिस्पॉन्स क्या है? जीरो है। तो यही बोल रहा है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, इस रास्ता पे चलने के लिए एक होना पड़ता है। तुम कौन धोत पाठ पढ़े हो, तुम कौन सा धोत पाठ पढ़े हो, कहूँ मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, मन भर लेते हो पर देते हो छटाक नहीं। तो आई होप करता हूँ ये आपको चारों लाइन आपको समझ में आ चुका होगा, जिसमें क्या बोल रहा है? अति सुदोष नेको मार्ग है, प्रेम का मार्ग कैसा है? अति सीधा और सरल है। ठीक है, जहाँ नेको मतलब तनिक भी सियानप बांक नहीं, इस रास्ते पर चलने के लिए सियानापन नहीं चलेगा। दूसरे क्या बोले? ताज सचे चले ताज सचे चले तजी अपनोप, इस रास्ते पे चलने के लिए कैसा होना पड़ेगा? आपको सच्चे हृदय से चलना पड़ेगा, आपको सीना तान के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या बोला? झुझकते कपटी जे निशाक नहीं, इस रास्ते पे झुझकते कपटी लोग का जगह नहीं है। अगला बोल रहा है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। अब घनानंद अपने प्रेमिका को बोल रहा है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, इस रास्ते पे चलने के लिए क्या होना पड़ता है? दोनों को एक होना पड़ता है। आगे बोल रहा है, गुस्सा में बोल रहा है ऐसा, तुम कौन धोत पाठ पढ़े हो, तुम कौन सा धोत पाठ पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, मन भर लेते हो और देते हो छटाक नहीं। ठीक है, अगला ये हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगला देखो, अगला क्या है? मो आंसू वाहिनी ले बरसो, मतलब मो मतलब मेरा, आंसू वाहिनी मतलब मेरा आंसू का जो बूंद है वो ले बरसो किससे विनती कर रहा है? कि मेरा आंसू वाहिनी ले बरसो। अब घनानंद बोल रहा है कि मेरा आंसू वाहिनी ले बरसो, बादल से विनती कर रहा है कि हे बादल अब मेरा आंसू ले बरसो, मेरा आंसू का जो बूंद है वो ले बरसो। और घनानंद के आंगन में बरसात हो ताकि उन्हें पता चले कि हम उनके प्रेम के वियोग से कैसा तड़प रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, ये समझ में आ गया। तो इसमें देखो, पर काजी ही देह को धारी फिरोज परजन्य जठारथ है दरसो। ठीक है, पर काजी मतलब दूसरे के लिए होता है, पर काजे ही देह मतलब देह को धारण फिरो, मतलब दूसरे के लिए देह को धारण कौन फिरता है? तो परजन्य मतलब क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। और क्या बोल रहा है? जठारथ है दरसो, और बरसता है। क्या पड़ता है? बरसता है। तो पूछेगा दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल, कहीं ऑप्शन रहेगा तो बादल मानना, कहीं मेघ रहेगा तो मेघ मानना, कहीं
कहीं क्या होगा, पर्जन्य होगा तो पर्जन्य मारिया, ठीक है। तो यहाँ आपसे यही पूछेगा, पहला लाइन का मतलब यही है कि पर काजे ही देह को धारी फिरो, पर्जन्य यथारथ है दर्शो, मतलब दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है। दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है, बादल करता है। और बरसाता है, कैसा बरसाता है, निधि नीर सुधा की समान करो, सबकी विधि सज्जनता सरसो। और निधि नीर मतलब शुद्ध जल को समान वर्षा करता है। ये नहीं कि मतला के घर इतना कर दिया वर्षा, दूसरा के घर इतना ही किया, मतलब मतला और जतला के घर, मतला के घर थोड़ा सा वर्षा किया और जतला घर ज्यादा कर दिया, ऐसा नहीं करता है बादल, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, निधि नीर सुधा की समान करो सबकी विधि सज्जनता सरसो, सबकी जहाँ समान वर्षा करने वाला कौन है, तो बादल है। पूछेगा दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है। और क्या करता है देह धारण करके, तो समान सबके यहाँ वर्षा करता है, समान सबके यहाँ वर्षा करेंगे। अब यही बात सुनकर घनानंद अब किससे विनती करेगा, बादल से। कहेगा, हे बादल मेरा भी दुख को समझो और मेरा आंसू को हर के सुजान के आंगन में बरसा दो। सुजान के आंगन में क्या करेगा, वर्षा देने की बात बोल रहा है। तो जहाँ देखो, घनानंद जीवन दायक हो कछु, घनानंद आपके जीवन का दायक हो जाएगा, किसके, बादल के। बोल रहा है घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर ये परसो, कछु मेरे भी पीड़ा को समझो, कछु मेरे भी पीड़ा को समझो। घनानंद पहले बोल रहा है कि घनानंद आपका जीवन दायक हो जाएगा, आपको गुरु मानने लगेगा, कछु मेरा भी पीर को समझिए, पीर को समझिए। और क्या बोल, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में मोम आंसू वाहिनी ले बरसो, और इन आंसुओं को सुजान के आंगन में जाके बरसा दीजिए। सुजान के आंगन में जाके क्या कीजिए, बरसा दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ से, हमको लगता है ऐसा। फिर से हम समझा रहे हैं ये लाइन का मतलब, ठीक है। सुनो, पर काजे ही देह को धारण फिरो, पर्जन्य यथारथ है दर्शो, मतलब दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है। निधि नीर सुधा की समान करो, सबकी विधि सजनता सरसो, मतलब सबके यहाँ समान वर्षा करता है कौन, तो बादल। और उसी से विनती कर रहा है घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरी पीरा ये परसो, मतलब आपकी जीवन दायक बन जाएगा घनानंद, कछु मेरा भी पीरा को समझिए। और कभू वा विशासी सुजान के आंगन मोम आंसू वाहिनी ले बरसो, और कभी भी मेरा आंसुओं को सुजान के आंगन में जाके बरसा दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि घनानंद आप प्रेम के वियोग से कैसा जी रहा है, ठीक है, कैसा जी रहा है। तो आई होप करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ चुका होगा, दोनों आपको समझ में आ चुका है। एक बार हम हिंदी में भी बता रहे हैं। प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है, जहाँ नेकू सयानापन भाग, यहाँ पे रास्ता पे, इस रास्ता पे चलने के लिए सयानापन नहीं चलेगा। ताजे सचे चले तहाँ लिख ले, तहा सचे चले ताजी आप नोप, मतलब इस रास्ता पे चलने के लिए सच्चे दिल से चलना पड़ेगा, एकता होकर चलना पड़ेगा और सीना तान के चलना पड़ेगा। झुझकती कपटी जैसे निशाक नहीं, इस रास्ता पर कपटी लोग का जगह नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, इस रास्ता पे चलने के लिए एक होना पड़ता है। तुम कौन सा धोत पाठ पढ़े हो, लेहू पर देहू छटाक नहीं, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। अगला बोल रहा है, यह विनती कर रहा है बादल से, जो परहेज के लिए दे धारण, जो दूसरे के लिए दे धारण करता है वो कौन है, वो बादल है। और निधि नीर सुधा की समान करो, सबकी विधि सजनता सरसो, और समान यहाँ सबके यहाँ कौन समान वर्षा करता है, तो बादल करता है। अब उसी से विनती कर रहा है घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरिये पीरे, घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर ये परसो, ठीक है। घनानंद आपके जीवन दायक हो जाएगा, कछु मेरा भी पीड़ा को समझिए। और क्या, कभू वा विशासी सुजान के, कभू वा विशासी बोला है, यानी विष वाला व्यक्ति बोला है, कभू वा विशासी सुजान के आंगन में मोम आंसू वाहिनी ले बरसो, और कभी भी आपको टाइम मिले तो मेरा आंसुओं को सुजान के आंगन में जाके बरसा दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि सुजान घनानंद आपके प्रेम से कैसा वियोग में रह रहा है, ठीक है। तो आई होप करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम पर मिलेगा, ठीक है। और सुन लो, कल से संस्कृत वाला स्टार्ट हो रहा है, संस्कृत चैप्टर 1 है, क्या है, मंगलम है, उसको कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी हमारा कितना चल रहा है, मैथ में कितना चल रहा है, मैथ में अभी हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में मेरा दूसरा चल रहा है,
और ऑफलाइन में तो मैथ पूरा खत्म हो गया, हिंदी पूरा खत्म हो गया, सोशल साइंस पूरा क्या संस्कृत पूरा खत्म हो गया, सोशल साइंस पूरा खत्म हो गया, सिर्फ साइंस चल रहा है, ठीक है वहाँ पे। तो जैसा टाइम मिलेगा हो ऐसा हम कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा पास मैथ, हिंदी और संस्कृत, फिलहाल अभी सप्ताह में मतलब 7 दिन के अंदर में ये 3 क्लास जरूर होगा, ये 3 क्लास जरूर होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस जल्द ही स्टार्ट करें, जल्द ही स्टार्ट करें। 1 तारीख को पक्का फिक्स है कि साइंस और सोशल साइंस भी जल्दी स्टार्ट होगा इस पे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको कैसा क्लास लगा आज का हमारा, तो ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता भी चले कि हिंदी और जितना भी ऑलमोस्ट चैप्टर का है रिवीजन हम यहाँ करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ऑफलाइन का बच्चा जो मेरा पास है वो ऑनलाइन में अच्छी तरह से रिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी वैसा ही कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।